हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारा मैराथन सीरीज़ चल रहा है। 3 मैराथन हो चुका है जिसमें मैंने अभी तक आपसे 200 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। केवल मैं मैराथन की बात कर रही हूँ। इसके पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने ऑलरेडी किया ही है 200। तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के आसपास, एग्ज़ाम के पहले तक आपको यहाँ से मेरे चैनल से आपको 2000 से अधिक ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे उतना ही आपका जो है पता चलेगा, एनालिसिस होगा कि आपने कितनी तैयारी की है, कहाँ पे आपका जो है कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो आज भी हमारा है और आज भी हम पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं, चाहे 1 घंटे का हो चाहे 1.5 घंटे का हो। हाँ, ये रहता है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने मैराथन का, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, हर एक क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, अब स्कोर बता दीजिएगा और अगर आपको सच में लगता है कि ऐसा आपको हेल्प मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखिए, निम्न में से किस स्थान पर प्राचीनतम गांवों के प्रमाण मिले हैं? हल्लूर है, चिरांद है, मेहरगढ़ है, बुर्जहोम है। तो जब भी गांव के प्रमाण की बात आएगी ना, वो आपका मेहरगढ़ है, यहां से प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग। निम्न कॉलम का मिलान करें। कॉलम ए, कॉलम बी, यहाँ पे नाइजल वॉर्डन, के.एस. सिंह। और ये आपको मैं बताना चाहूँगी, ये आपका 2 फरवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था, जैसा कि सब लोग बोल भी रहे थे कि ये वाला कराइए क्योंकि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ। कोहेन, क्लार्क, हासवेल, वेरियार, एल्विन एवं सामराव हिवाले। और यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, सॉन्ग ऑफ द मैकल। किसने क्या चीज़ें जो है किससे रिलेटेड हैं ये आपको बताना है। तो चलो, ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है तो हमें एलिमिनेट कर लेते हैं ना। नाइजल वॉर्डन का आपको पता ही है, द चैनल्स दैट बाइंड अस अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द कैप। ये हो गया ए का तीसरा, तो एलिमिनेट कर दो। सारा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 1-2 पता है ना, आपका सही हो जाएगा। आपका के.एस. सिंह का आपको पता ही है, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट हो गया। ठीक है, सी का आपको पता है कि जो कोहेन, क्लार्क और हासवेल, द इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो गया। वेरियर, एल्विन एवं सोमराव हिवाले का डी का हमारा दूसरा हो जाएगा, सॉन्ग्स ऑफ द मैकल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है और ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग सा क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि ऑनलाइन का पेपर था ये, तो क्वेश्चन तो इनको बनाने ही थे, तो आप ये नोट कर सकते हैं अगर आपको याद करना हो तो इस तरीके से 4। तीसरा, निम्न में से किस अमेरिकी भूवैज्ञानिक ने लौ अयस्क भंडारों की खोजबीन में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी? बताइए। तो वो थे चार्ल्स वेल्ड। इन्होंने इसके लौ अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी खोजबीन में। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, तीसरे का दूसरा हो गया। 4 देखिए, सच में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है। पूरे के पूरे क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन हस्त बिहिस्त की सही व्याख्या है? आपको मतलब पता होना चाहिए। हस्त बिहिस्त का मतलब होता है कि एक हमारा जो है केंद्रीय कक्ष होगा जो कि 8 कमरों से जो है घिरा होगा। ठीक है, अ सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स। ये देखिए, ये पहली बार तो हम सोचेंगे कि अच्छा ये भी कुछ है क्या एनसीईआरटी में, बट लिखा हुआ है। हस्त बिहिस्त का मतलब ही होता है 8 कमरों से घिरा हुआ। 5वां देखिए, निम्न में से क्रोनोलॉजी में आपको व्यवस्थित करना है। देशों की सही सूची है जहां भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। मतलब ये आपको बताना है एक क्रोनोलॉजी में कि कैसे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था। तो आप देख सकते हैं, आपको पता है कि भारत के बाद चीन, देन कोरिया, देन जापान। तो ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, ये भी रटने वाला ही क्वेश्चन हो गया तीसरा। चलो, आपका 5वां भी हो गया। अब देखते हैं यहाँ से कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल जाए। और ये पेपर सच में टफ था, जो कि नॉर्मलाइजेशन तो होता नहीं है सीटेट में, तो उसमें कुछ लोगों को इसका लॉस भी हुआ था क्योंकि ये क्वेश्चन ही आप देखिए अलग अलग तरीके के हैं क्वेश्चन। आप 6 क्वेश्चन देखिए। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नथालियन हॉलहेड प्राचीन भारतीय ग्रंथों की खोज में व्यस्त थे और ये प्राच्यवादी थे। दोनों की दोनों ही बातें सही हैं, व्याख्या भी सही है। जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि ये मतलब आपको याद करना चाहिए तो आप इसको जरूर याद कर लेना, नोट कर लेना। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। 7 क्वेश्चन देखिए।
7वां है हमारा, चोल साम्राज्य की भूमियों के संदर्भ में निम्न का मिलान करो। ठीक है, तो जैसा कि पल्लीचंदम है, सालाभोग है, देवदान है, वल्लन वगाई है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी पल्लीचंदम का क्या होगा, तो जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि, मतलब इसका मतलब क्या है, पल्लीचंदम का मतलब क्या है, तो जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा, खत्म। साला भोग का मतलब आपको पता ही है, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि होती है, बी का तीसरा, ये भी खत्म। और देवदान का मतलब मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, और वेल्लन वगाई का मतलब गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछते हैं, मतलब बताइए किस शब्द का क्या मतलब है, तो दूसरा सही हो जाएगा। 8वां देखिए, अब बेवर का मतलब क्या है, मध्य भारत में बेवर का मतलब क्या है बताइए। तो बेवर का मतलब होता है ना, झूम खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। बेवर का सिंपल सा मतलब है, याद कर लो, कई बार पूछा हुआ है। 9 क्वेश्चन पे देखते हैं, और ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि रट गया होगा आपको, कई बार पूछ लिया गया है। मैंने बोला था कि जब भी विधवा विवाह से रिलेटेड कुछ आएगा तो हमेशा से वीरेशलिंगम पंतलूनु है, एक शिफ्ट में पूछा गया था वीरेशलिंगम पंतलूनु किस चीज़ से जो है कौन सा संगठन बनाए थे, और यहाँ पे पूछ लिया है कि किसने जो है, किस समाज सुधारक ने मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, तो वीरेशलिंगम पंतलूनु। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है, और वीरेशलिंगम पंतलू ने विवाह के समर्थन में, विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। तो तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अब 10वें पे आते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन, एक कथन है, ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, मतलब एक जाति एक धर्म और मानव जाति के लिए एक ईश्वर। ये किसके द्वारा दिया गया है, नाम बताइए। और मुझे लगता है आपको पता होगा, ये नारायण गुरु, इनके द्वारा बोला गया है। सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तक ना फैक्चुअल वाले ही आए हैं, याद हो तो ठीक है, नहीं तो भाई इसमें फंस भी सकते हैं, कोई भी फंस सकता है। सारे एकदम फैक्ट वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 11 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए दोनों कथन को पढ़ो। भक्ति संतों की रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हुई, इन संतों की अधिकांश रचनाएं क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी और उन्हें आसानी से गाया जा सकता था। यस, बात भी सही है, व्याख्या भी एकदम सही है। फर्स्ट 12 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन उन पहले चित्रकारों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक और राष्ट्रीय कला शैली विकसित करने में योगदान दिया था। ठीक है, जिन्होंने मॉडर्न एंड नेशनल दोनों को के डेवलपमेंट में योगदान दिया था, उनका नाम बताइए। राजा रवि वर्मा। ठीक है, बहुत सारे लोग पहला ही लगा के चले आएंगे, बट इसका ऑप्शन दूसरा सही है। चलिए 30 नंबर का, मैच ऑफ द फॉलोइंग। और सच में रियलिटी यही है कि ये थोड़ा सा टफ है बाकी के पेपर से, बट आप कर लेंगे। अगर आपने इसमें भी अच्छा स्कोर किया ना, तो आप वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में भी। 13 का देखो, मिलान करना है ए एंड बी, अमृत बाजार पत्रिका, इंडियन मिरर, मिरात उल अखबार, सुधारक, मतलब किससे, वही फिर से वही बात आ गई। राजा राम मोहन रॉय हो गया, गोपाल गणेश अरकर हो गया, देवेंद्र टैगोर हो गए, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो आपको बताना है इसमें से कौन किससे संबंधित है। तो देखिए, अमृत बाजार पत्रिका है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष का, तो ए का 4 हो गया। खत्म खत्म खत्म। एक ऑप्शन से भी आप आराम से कर सकते हो। अब बी, इंडियन मिरर आपको पता ही है देवेंद्र टैगोर की है, मिरातुल अखबार आपको पता ही है राजा राम मोहन रॉय, और सुधारक कौन है, गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, तो डी का फर्स्ट हो गया, तो इस तरीके से दूसरा सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली, अच्छा मतलब इन्होंने योगदान दिया था, तो ये जो घटनाएं हैं ना, आप उसको एक व्यवस्थित क्रम में लगाइए, क्रोनोलॉजी में लगाइए कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ। तो आपको पता है कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी ना 1950 में, ये हमारा पहले हुआ, ठीक है। तो सी तो हर हाल में पहले आएगा ही आएगा, तो ये दोनों खत्म हो गए। सी के बाद से आपका फिर पहला आम चुनाव हुआ था, ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, सी डी, ठीक है। उसके बाद से आपका ये बन गया था भाषाई आधार पर आंध्र राज्य का गठन, तीसरा हो गया था। लास्ट में हुआ था आपका बांडुगु में गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन, तो ए आपका लास्ट में होगा, तो ये भी खत्म, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 क्वेश्चन देखिए, ए और बी कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। निम्न में से किस महाद्वीप की ये विशेषताएं हैं? यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है और ये एक इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहां से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों ही रेखाओं से होकर गुजरता है, और वो इकलौता महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, और ये चारों तरफ से समुद्र और महासागर से भी घिरा हुआ है। चलो बढ़िया क्वेश्चन था ये ज्योग्राफी का। अब यहाँ से आपके ज्योग्राफी स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। चलिए, ये ऑनलाइन पेपर में ही ज़्यादा पूछा जाता था, तो इसमें लिखा है कि भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यकालों के मतलब कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस करना होता है इसमें। खुलने का समय 9 है और भोपाल के समीप इतना देशांतर पर, गंगटोट के समीप 82.5 डिग्री, आप देख सकते हो ईस्ट देशांतर पर स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। मैं आपको बता देती हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। कल कुछ लोग बोल रहे थे कि आप स्मार्ट बोर्ड ले लीजिए, छोटी सी स्क्रीन पे नहीं हो पाता है, तो वो भी समय आएगा। मुझे पता है कि इतनी छोटी सी स्क्रीन पे सब कुछ कैलकुलेट करके कर पाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट अभी के लिए तो मैं ये आपको ही प्रोवाइड करवा पाऊंगी, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो। चलिए, अब ये क्वेश्चन हमारा है 17 देखिए, जब हम भारतीय शहर से कनाडा के एक बड़े शहर सस्क्वेचुआन जो है इसकी यात्रा करेंगे, तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे, ये पूछ रहा है। तो हम जो है आधा दिन अर्जित करते हैं, 12 घंटे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ये थोड़ा अलग हटके बस इस वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, बाकी किसी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चन देखिए, दोनों कथन को पढ़ो और बताओ सही विकल्प क्या है इसमें। तो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। आपको ही पता है कि इक्वेटर पे ही सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, बाकी तो मध्यम रहता है, बात सही है। और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता है, ये बात भी सही है, बट ये तापमान से रिलेटेड यहाँ पे रीजन होना चाहिए था, वो तो लिखा नहीं हुआ है। स्टेटमेंट ही सही है, बाकी व्याख्या सही नहीं है, तो हम जाएंगे दूसरे के साथ। 19 क्वेश्चन देखिए, भूकंप के संदर्भ में ए तथा आर को पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। कथन ए लिखा हुआ है कि अधिकेंद्र के निकट, हिंदी इंग्लिश दोनों देखिए आप, जो एपिसेंटर होता है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हानि होती है। भूकंप के बारे में बोल रहा है, तो बात एकदम सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है ना, ग्रेटेस्ट डैमेज, वो यूजुअली होता है एपिसेंटर के पास, और अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है, ये भी बात सही है। तो दोनों की दोनों बात सही है, तो हम पहले के साथ जाएंगे। और हमने 13 मिनट में 19 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। ये आपका फिर से घास का मैदान तो आएगा ही आएगा, इस बार भी पूछेगा, हर बार पूछता है वैसे। 20 देखिए, घास के मैदान है, कौन सा घास का मैदान कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। कंपोज आपको पता है ब्राज़ील में है, मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया हुआ था एनसीईआरटी में ही, ठीक है। तो ए का तो 4 होगा ही हर हाल में, खत्म। एक भी पता है तो आराम से हो जाएगा। और आपको पता है पंपास जो है वो कहाँ पे है, बी का हो जाएगा आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है। डॉन आपका पता ऑस्ट्रेलिया में है, लानोज आपका वेनेजुएला में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों आपको नोट करके याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि घास का मैदान हर बार पूछता है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। चलिए 21 क्वेश्चन देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तंत्र किन दो स्थानों को जोड़ता है। आपने पढ़ा होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, तो वहाँ पे ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम से रिलेटेड पढ़ा था हमने। ये किन दो स्थानों को जोड़ता है,
तो आपको पता है कि ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टक इसको जोड़ता है। अब सोचिए कहाँ से खोजबीन करके क्वेश्चन बनाया गया होगा, और ये ऐसा इकलौता क्वेश्चन है जो अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कौन सा कथन सही है, ये ध्यान देना है। जल संसाधन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर जल बढ़ाया जा सकता है पर घट सकता है, बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए हमको जल को बचाना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो गलत हो गया। अलवण जल का केवल 2.7% जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त और उपलब्ध है, ये भी बात गलत है। इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा है, बट 2.7% नहीं है। ठीक है, ये भी गलत। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। हाँ, ये बात सही है। तो केवल दूसरा सही है, बाकी के दोनों लाइन गलत है। तो हमने यहां पर अचीव कर लिया है 15 मिनट में 22 क्वेश्चन एंड देन 23 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, हवाई जहाज उड़ने के लिए समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है? मैंने हमेशा से बताया है कि समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसी वजह से हवाई जहाज उड़ते हैं आसानी से। तो बाकी तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जैसा कि ये 23 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है ये। तो आपको पता है कि एक तो बादल नहीं होने चाहिए, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, विभिन्न प्रकार की गैसों से नहीं, ओजोन लेयर तो इसी में है ना, तो सी तो गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। समताप मंडल को क्या आदर्श बनाता है? क्योंकि यहां पर मौसम से संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, बादल से मुक्त है, तो ए एंड बी सही है। ये एक ऐसा लेयर है। ठीक है, वायुमंडल से क्वेश्चन आएगा, आप लिख के ले लो, तो इसलिए आप वायुमंडल वाले सारे क्वेश्चन कर लेना। अब ये हमारा 24 देखिए, निम्न कथनों में से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपको पता है कि ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हाँ ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये मैं आपको नाम बता देती हूँ ताकि आप आसानी से कर सकें। तो ये वन जो है भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं और ये गर्म होते हैं क्षेत्र, तथा यहाँ पर पूरे ही वर्ष अत्यधिक बारिश होती है। ये दोनों सही है। अल्प शुष्क मौसम नहीं होता है और ना ही यहाँ पे केवल थोड़े समय के लिए पत्तियां झाड़ते हैं। तो ए एंड बी तीसरा। 25 देखिए, निम्न में से कौन से कारणों से लोग ग्रामीण से शहर क्षेत्र की ओर जाते हैं? आप मुझे बताओ। बहुत सारे होंगे ग्रामीण लोग, हर इंसान एक तरीके से देखा जाए तो हम गांव से जुड़े ही हुए हैं, तो आखिर में हम गांव से शहर में क्यों जाते हैं? ऑब्वियसली गांव में उतनी हमको रोजगार नहीं मिलते हैं, रोजगार की तलाश में, एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है तो शिक्षा की तलाश में जाते हैं। और हेल्थ, आपने देखा होगा कि कई बार गाँव के लोग को इतना टाइम लग जाता है हॉस्पिटल जाने में, क्योंकि शहर से, गाँव से इतनी दूर होती है। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी हम जाते हैं, सुविधाओं की तलाश में। बेहतर आवास, ये सही नहीं है यहाँ पर कि आप बेहतर, क्योंकि गांव में सबसे अच्छी लाइफ होती है, तो इसलिए हमारा ए बी सी 4 ऑप्शन। तो आपका 25 का 4 हो गया। 26 देखिए, 26 में 2 कथन दिए गए हैं। औद्योगिकीकरण अक्सर नगर एवं शहरों के विकास एवं वृद्धि को बढ़ाता है। जी हाँ, और उद्योग उस स्थान पर स्थित होते हैं जहां औद्योगिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कुछ या सभी घटक आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये बात तो सही है, बट आप मुझे बताओ, ये विकास की बात हो रही थी और ये यहाँ पर कर दिया कि ये यहाँ पर स्थित होता है जहाँ पे सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए, तो रीज़न इसने सही से नहीं दिया है। तो स्टेटमेंट तो सही है, स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा 27 देखिए, मल्च बनाने में पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है ताकि। मल्चिंग मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और दोबारा से आ चुका है, हमने पढ़ा था। जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें अच्छे से पता होगा। मैंने आपको बताया था मल्चिंग क्या करता है, सॉइल मॉइस्चर को ना रिटेन करके रखता है, बांधे रखता है, रोका रहता है। मल्चिंग का मतलब ही यही है कि इससे मृदा की आर्द्रता रोकने में मदद मिलती है। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर।
सॉइल की जो मॉइस्चर होती है ना उसको रिटेन करके रखता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है जब हमें पता है कि एकदम कंफर्म है ये आंसर। 28। चलिए, आपको पता है कि भारत में जो है काफ़ी सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, ठीक है, अलग अलग जो है पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, और यहाँ पर उन कथनों को पहचानो जो कि एक डाइवर्सिटी को दिखाता है, ठीक है, डाइवर्सिटी को दिखाता है, तो आपको सही ऑप्शन बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। चलिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप पॉज करके ले सकते हैं। तो पहला है कि रोज चर्च जाने के लिए मेखला पहनना पसंद करती है। तो यस, ये हमारी डाइवर्सिटी है ना कि अलग अलग धर्म से हैं लोग, तो फर्स्ट तो होगा ही। राजू का परिवार कई पीढ़ियों से सफाई का काम ही कर रहा है। ये कोई डाइवर्सिटी नहीं है कि मैं मतलब कि हमारे यहाँ पे सभी टीचर ही, ये कोई डाइवर्सिटी थोड़ी ना होगी, ये तो यूनिफॉर्मिटी हो गई। अहमद अपनी दादी से मिलने ईद पर जाता है। जैसे कि कुछ लोग ईद पे जाते हैं, कुछ लोग दिवाली पे जाते हैं, कुछ लोग होली पे जाते हैं, तो ये भी एक डाइवर्सिटी हो गई। देन रवि अपने बहनों से मिलने उनके साथ समय बिताने तीज के समय, अब देखो कुछ लोग ईद पे जाते हैं, कुछ लोग तीज के समय पे जाते हैं, तो हो गई ना डाइवर्सिटी। तो ए, सी एंड डी, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। 28 का आपका थर्ड हो गया। एंड 29, खबर लहरिया एक पाक्षिक समाचार पत्र उदाहरण है। क्या है ये? राज्य संचार माध्यम, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। एक बार मैं आपको इसका इंग्लिश दिखाऊंगी। खबर लहरिया, ठीक है, देख लीजिए। खबर लहरिया अ फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो लोकल मीडिया है ना खबर लहरिया। ये स्टेट और नेशनल इंटरनेशनल तो हो ही नहीं सकता ना, ये लोकल मीडिया में तो आपने देखा होगा बहुत सारे नाम होते हैं अलग अलग तरीके के। तो संचार माध्यम है, राज्य संचार माध्यम का। और आजकल तो बहुत सारे लोग हैं जो माइक लेके निकल लेते हैं रिपोर्टिंग करने, आपने देखा ही होगा। और ये हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है और हमने 22 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लिया है, तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है। ये तीसरा 30 क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इन अ न्यूज़पेपर? बैलेंस न्यूज़पेपर आपको पता है ना, संतुलित रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप ज़्यादा किसी की तरफ बायस नहीं होंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले तो एक अगर कोई न्यूज़ दे रहा है तो आपको सभी पक्षों का वर्णन रखना है, ना कि किसी जो मजबूत है उसी को आप अच्छा दिखा रहे हो, बाकी को इग्नोर कर रहे हो। निष्पक्षता होनी चाहिए, आपको बायस नहीं रहना है, और राजनीति प्रभाव से मुक्त होना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर स्ट्रांग है तो आप उसकी गलत चीज़ों को भी आप सही बता रहे हैं, इट मीन्स कि फिर वो कैसा बैलेंस रिपोर्ट हो गया, तो आप उससे मुक्त रहिए। तो ए, बी, डी। सत्ताधारी मतलब कोई स्ट्रांग है तो आप उसका पक्ष ले रहे हो, वो गलत है फिर भी आप उसको सही कर रहे हो, तो ये तो गलत ही है। ए, बी एंड डी, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। तो देखा आपने हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट। 31, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के अनुसरण होने वाली प्रतिरूप में भिन्नता है। किसके संदर्भ में ये दोनों अलग हैं? बताइए। यूएसए इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म फॉलोड इन इंडिया। तो धार्मिक मामलों में ही तो है, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस अफेयर्स, बाकी कुछ नहीं है। तो भिन्नता है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के स्तर के संदर्भ में। फर्स्ट ऑप्शन सही है, बाकी ये गलत है। 32वां आप देख सकते हैं, और ये भी कई बार पूछा हुआ है, कई बार। 32 देखिए। जन सुविधाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया है। यस, 100% राइट है। हर व्यक्ति अमीर गरीब का यह अधिकार है कि उसे दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मुफ्त में मिले। अच्छा, ये आप एक बार इसको देखो, ए सही है लेकिन बी गलत है, कि मतलब अमीर गरीब का यह अधिकार है कि उसको पानी पर्याप्त मात्रा में तो नहीं दे सकते ना सभी को। अगर आप खुद सोचो कि सभी को ऐसे बेफिजूल भी खर्च करना है, उनको पर्याप्त मात्रा में ही पानी दिए जा रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या? वैसे भी अगर आप देखो तो जो प्योर वाटर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये बात तो गलत है कि पानी मुफ्त में ही मिले। जैसे कि मान लो मुझे अपना कुछ फैक्ट्री खोलना है जब में पानी की ज़रूरत है, ऐसे कुछ वाटर की, तो मेरे को फ्री में ही मिलता जाए, तब तो पर्याप्त मात्रा में ही, अमीर गरीब कुछ ऐसा नहीं हो, तो ये गलत हो जाएगा। ए सही है बस।
थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। चलिए 32 भी हो गया, 32 का आपका तीसरा। 33 देखिए, और ये है आपका भोपाल गैस त्रासदी। यहाँ पर आप देखिए भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सही चीज़ों का चयन करना है। 1980 के शुरुआत वर्ष तक पर्यावरण एक मुफ्त चीज़ माना जाता था। किसी भी उद्योग को हवा पानी में प्रदूषण छोड़ने की खुली छूट मिली थी। मतलब जो एनवायरनमेंट है वो हमारा है, भले से इसे कितना भी नुकसान हो मैं करूँगी, मैं जो है गलत विषैली गैसों का जो है यूज़ करके एनवायरनमेंट को हार्म करूँगी, क्योंकि पर्यावरण मेरा है। पहले ऐसा माना जाता था, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। इस पे रूल रेगुलेशन आए हैं। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने गैस लीक से हुए प्रदूषण से निपटने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे। जी नहीं, इन्होंने बल्कि झूठ बोला था कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। ठीक है, जो मिथाइल आइसोसाइनेट वाली जो इसमें था गैस, जिसकी वजह से कितना कुछ हुआ, ये तो पहले ही झूठ बोलते रहे। वो तो बाद में पता चला कि इन्हें पता था, फिर भी ये चुप थे, इन्होंने कुछ किया नहीं। तो बी गलत, ए सही है। तीसरा इसमें भी हो गया, तो आपका 33 का भी तीसरा। अब 34 देखिए, सुल्ताना ड्रीम्स। आप मुझे बताओ, क्या आपको इसको 1 सेकेंड लगेगा बस करने में। सुल्ताना ड्रीम्स की लेखिका कौन है? इतनी बार कर चुके हैं कि अब तो नाम ही याद हो चुका है। रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। 35 मैच ऑफ द फॉलोइंग से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑप्शंस का कमाल है, बस इसमें तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। एंड जैसे रूढ़िवादी, भेदभाव, उल्लंघन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेडागोजी का, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रूढ़िवादी इसमें से क्या है, भेदभाव आपको पहचानना है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। जब कोई बलपूर्वक कानून तोड़ता है या खुले तौर पर निराधार करता है, एक मान्यता की विशेष समूह के लोग के पास कुछ अचर लक्षण होते हैं, जब लोगों के साथ समानता या सम्मानपूर्वक नहीं किया जाता। अब आप मुझे बताओ, रूढ़िवादी सोच क्या होती है? आप सभी को पता होगी रूढ़िवादी सोच क्या होती है, कि हम लोगों ने ऐसा माना है कि ये जो लड़के होते हैं, या जो हमारा समाज एक तरीके से पुरुष प्रधान समाज है। कई बार आपने देखा होगा, बस लड़का लड़की नहीं, बट कई बार ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां घर का काम अच्छे से कर सकती हैं, लड़के बाहर का। ऐसा नहीं है, लड़के भी घर का काम अच्छे कर सकते हैं, लड़कियां भी बाहर का काम अच्छे से कर सकती हैं। बस एक मान्यता है कि हमने मान लिया है कि तुम्हारे पास कुछ अच्छे लक्षण होते हैं। ठीक है, स्टीरियोटाइप हो गया पहले का बी। तो खत्म कर देते हैं, 2 ऑप्शन खत्म हो गया ना। अब उसके बाद आप भेदभाव का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ। भेदभाव का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं ना, ऐसा होता नहीं है, बट हमें अगर हमसे कोई अमीर है तो हम उनके साथ बदतमीजी नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट, एकदम रिस्पेक्ट में बात करते हैं। बट वहीं आप सड़क पे देखो, ऑटो वाले से, सब्जी वाले से लोग कितने गंदे तरीके से बात करते हैं। ठीक है, मॉल में जाएंगे, वहाँ पे तो 1-2 रुपये नहीं छुड़वा सकते हैं, बट वहीं सब्जी वाले से 2-2 रुपये के लिए चिड़चिड़ बहस करते हैं कि और कम कर दो। तो हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते, हम भेदभाव करते हैं। तो दूसरे का सी हो जाएगा कि जब लोगों के साथ समानता या सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता। तो ऐसा फील होता है ना कि आप मॉल में भैया नहीं कुछ बोले, तुम यहाँ पे चिड़चिड़ कर रहे हो 2-2 रुपए के लिए। तो दूसरे का, आपका एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो दूसरे का सी हो गया। ठीक है, और उल्लंघन तो वही है भाई कि आप, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार लोग ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे चाचा ये हैं, विधायक हैं, ये हैं, वो हैं। तो ये तो भाई हमने खुद देखा है, तो इसका तो उल्लंघन आप नहीं कर सकते हो, चाहे आप कोई भी हो, क्योंकि रूल सभी के लिए है। तो तीसरे का आपका ए हो गया, थर्ड ऑप्शन। 35 हो गया। 36, किस अधिकार के निरस्त होने के मामले में व्यक्ति शिकायत के ऊपर पुनर्विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में रीट दाखिल कर सकता है? रीट जो है आप किस पे दाखिल कर सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। 36, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है ना, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है कि अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे रिट पिटीशन जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना दाखिल करना है, तो ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। 37 देखिए, और भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से मौलिक दायित्व के अंतर्गत आते हैं? तो वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, आप यहां पर देख सकते हो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए।
तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत ये है कि हम वैज्ञानिक स्वभाव का विकास कर सकते हैं, एंड बुजुर्ग की देखभाल करना, हर आम चुनाव को वोट देना, ये नहीं है। अभिभावक को छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना, ये क्या है, एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, तो ए एंड डी, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए 37 का आपका तीसरा। 38 देखते हैं, और यह आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, आपको याद होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे नागरिक को एक वकील की सेवाएं प्रदान करे जो कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति से आता है, जो कि अब नहीं है पैसे, वो नहीं रख सकता है वकील। तो कौन सा आर्टिकल है? 39A है। ठीक है ना। बाकी के आर्टिकल्स 27 किससे रिलेटेड है? 21A और 22, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। दूसरा सही होगा। 39 देखिए, भारत के संविधान ने विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों के अनुदान द्वारा विशिष्ट संस्कृति और धार्मिक समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यह इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों की संस्कृति क्या है, बताइए। क्योंकि ये जो इन समूहों की संस्कृति है ना, इज नॉट डोमिनेटेड बाय द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। मतलब कि जैसे मान लो अगर हमारा भारत है, यहाँ पर एक धर्म है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू है, उनकी जो है मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो ये इसीलिए तो बनाया गया है कि जो है, जो भी हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कल्चर हो सकता है, कोई भी रिलीजन हो सकता है, जिसकी भी मेजॉरिटी ज़्यादा, वो डोमिनेंट नहीं हो सकता है जिसकी मेजॉरिटी कम है, इसलिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, कि पर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति द्वारा प्रभुत्व ना जमाया जा सके। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्राइज टू एंश्योर कल्चरल जस्टिस टू डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ कल्चरल राइट्स, एंड दिस हैज बीन डन टू एंश्योर दैट द कल्चर ऑफ दीज ग्रुप्स इज नॉट डोमिनेटेड बाय द कल्चर ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। हो गए हमारे, अभी हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन, तो हमने 40 क्वेश्चन भी कर लिए। 40 क्वेश्चन देखिए आप। दो कथन को पढ़ो कि भारत सरकार कई उपाय करती है, जैसे कि हाशियाई समूहों के लिए समिति का गठन और सर्वेक्षण करना। यस, करती है, मतलब कि पता लगाती कितने हैं हाशियाई समूह, उनके लिए गठन करती है समिति का। ठीक है। बाकी जो बी लिखा हुआ है कि यह उपाय इसलिए किए जाते हैं ताकि ये समूह उन राजनीतिक दलों जो सरकार चला रहे हैं की भूमिका की सराहना करें और उन्हें मान्यता दे। बिल्कुल भी नहीं। मान लो मेरा कोई गवर्नमेंट, मेरी सरकार है, ठीक है, अब जो हाशियाई समूह होंगे उनके लिए मैं समिति का गठन क्यों करवाऊंगी? ताकि अगर उनके साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, उसे निपटारे के लिए, इसलिए नहीं कि वो मेरा समर्थन करें, मेरे को वोट दें, मेरी मान्यता करें, ये रीजन नहीं है। तो ये तो बी तो एकदम गलत ही लाइन लिखी हुई है। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। 40 हो गया आपका। 41 देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के इतिहास का विभाजन जेम्स मिल के द्वारा किया गया था? किसने, जेम्स मिल के द्वारा इनमें से क्या किया गया था विभाजन, बताइए। तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यही है इसका राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन विल बी राइट। चलिए 42 देखिए, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्न में से किन परिप्रेक्ष्यों को उपयुक्त माना जा सकता है? तो ये हमारा वैसे 41 क्वेश्चन है ना, नहीं 42 है, अभी और क्वेश्चन करने हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सामाजिक विज्ञान के लिए इसमें से किसको हम बेस्ट मान सकते हैं? तो अधिगम की प्रक्रिया बच्चों और शिक्षकों दोनों में जांच और रचनात्मकता की भावना को बढ़ा देती है। जी हाँ। और अवधारणाओं को विविधतापूर्ण समुदायों के सजीव अनुभव द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, ये भी सही है। बोधगम्यता के लिए भाषा को सरलीकृत नहीं करना चाहिए बल्कि करना चाहिए, तो सी तो होगा ही नहीं। तो ए एंड बी। कल मैंने टैग वर्ड दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको एंड स्क्रीन पे लास्ट में मिल जाएगी, आप उसे जरूर देखें, वहां से आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे आसानी से। तो पहला सही हो जाएगा। 43 देखिए, 43
सामाजिक विज्ञान, और ये पेडागोजी है, पेडागोजी 20 नंबर की आएगी तो ध्यान रखना। सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में फिल्में प्रदर्शित करना एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय विधि हो सकती है, क्यों? क्यों हम कुछ वॉचिंग मतलब फिल्म वगैरह दिखा सकते हैं बच्चों को, ताकि हम बच्चों को रियलिटी दिखाएं, ठीक है ना। उनको जो चीज़ें नहीं सुनी हैं, जो चीज़ें वो नहीं देखे हैं, हम इसके थ्रू बच्चों को दिखा सकते हैं। जैसे कि लिखा है कि यह सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में एकमात्र संदर्भ को विकसित करने में, ये एकमात्र इसने लिख दिया ना, इस वजह से गलत हो गया है। यह शिक्षण की एक रसता को भंग कर देती है। अच्छा, भंग नहीं करती है बल्कि बना के रखती है। यह उन सामाजिक संदर्भों वास्तविकताओं को आगे लाने में सहायता करता है जो कि उपेक्षित है, जो कि नेग्लेक्ट किया गया है, अनसुना है। एकदम सही है ये। यह शिक्षण अधिगम लिखित विषय वस्तु के भार को घटाने के लिए, मतलब भाई चलो मुझे पढ़ाना नहीं है, चलो पिक्चर चला दो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें नेग्लेक्ट हो चुकी हैं, अनहियर्ड है, हम उनको सामने लाना चाहते हैं। तो तीसरा ऑप्शन सही है। 44 देखिए, निम्न कथनों को पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों की चर्चा के दौरान छात्रों के अंदर उठ रहे विचारों और चिंताओं को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि जैसे कि मान लो मैं एसएसटी की टीचर हूँ, तो मैं क्लास में क्या करूँगी कि सामाजिक रूप से जो भी सेंसिटिव मुद्दे होंगे उसकी चर्चा करूँगी। साथ में जो भी स्टूडेंट्स के अंदर जो विचार उठ रहे हैं, जो भी चिंता है, मैं चाहूँगी कि बच्चे उसको अभिव्यक्त करें, इसके लिए मैं उनको मोटिवेट करूँगी। एकदम सही है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक को कक्षा में संवेदनशील मुद्दों को उठाओ ही मत, डरे रहो, चुपचाप बैठो, नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा, हम नहीं उठा सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, सच बोलने से ही डरते हैं, सोचते हैं कि चलो इसे भाग चलते हैं। तो ये नहीं, उठाओ, बट बच्चों के बारे में भी सोच के एक सेंसिटिव तरीके से, रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको करना है। तो बी तो खत्म, ए सही है। तीसरा 44, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तीसरा लगा देंगे, तुक्का मार देंगे, ऐसा होता है ना, बट आप ऐसी गलती मत करना। तीसरा चौथा ये वाला तुक्का प्लीज़ मत करना। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है। 45 देखिए, निम्न में से जलवायु परिवर्तन को आरंभ करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, बताइए। केस मतलब केस स्टडी, किताबों से, क्वेश्चन आंसर से, स्टोरी टेलिंग। तो आपको पता है कि जब भी जलवायु परिवर्तन के बारे में हम कुछ भी ऐसे डिस्कस करना चाहते हैं या फिर इसको आरंभ करना चाहते हो ना, तो केस स्टडी कि कब क्या चेंजेस आए, ये करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि ये। तो पहला हो जाएगा। 46 देखिए, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक के तौर पर आप समस्या समाधान विधि मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का सामाजिक विज्ञान शिक्षण में क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे? आप क्यों चाहते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यूज़ करना क्लास में? विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना ताकि वो अपना समय विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल कर सकें, या फिर हमको सिलेबस कंप्लीट कराना है, या फिर विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से निकाल पाने में मदद करना, या फिर बच्चे उसको सुने पढ़ें, ऐसा उनके अंदर क्षमता का विकास हो पाए? बताइए। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग क्लास में क्या करते हैं, कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, फिर उस पर समस्या समाधान विधि का मतलब बच्चों को सिखाते हैं कि सामाजिक विज्ञान में कि शिक्षण में ऐसा हम करते हैं। क्यों करना चाहेंगे? इसलिए नहीं कि हमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए नहीं कि बच्चे विवेकपूर्ण ढंग से इसको इस्तेमाल कर सके अपने समय को, सिर्फ इसलिए कि विद्यार्थियों को समस्या का समाधान वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि अगर आप साइंटिफिक तरीके से लॉजिक लगा के, रीजनिंग लगाकर निकाल पाए बच्चे, जिसमें कोई तर्क हो, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। ये नहीं कि बच्चा सुने, ध्यान से पढ़े, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो तीसरा हो जाएगा। 47 देखिए, और आप सभी के कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, लाइक भी करती हूँ, तो जो भी आपके डाउट्स हों वो प्लीज़ लिखा करें, ठीक है। उससे मुझे हेल्प मिलेगी कि और भी आगे हम क्या कर सकते हैं। द रोल ऑफ अ टीचर इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब ज्ञान का निर्माण करना। तो रचनावादी कक्षा में एक अध्यापक की भूमिका क्या होती है? डिलीवर लेक्चर, वो लेक्चर दे चले जाए, या फिर केवल सही जवाब दे? कई बार ऐसा होता है, हर इंसान के जरूरी नहीं कि सब कोई परफेक्ट हो। कई बार टीचर को भी आपने देखा होगा, इवन हम सब की सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, तो ये थोड़ी नहीं कि केवल हम सही जवाब दें, ये या फिर सिर्फ किताबों से पढ़ें,
या फिर विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जगाएं। तो देखो, अगर एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है तो उसमें टीचर की भूमिका व्याख्या देने की कभी नहीं होगी, केवल राइट आंसर देने की कभी नहीं होगी, केवल टेक्स्ट बुक से कभी नहीं होगी। वो क्या करेगा? विद्यार्थियों की जिज्ञासा और रुचि को जगाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ के, अराउजिंग क्यूरोसिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन नंबर 4। 48। 48 क्वेश्चन में क्या है देखिए, कॉन्सेप्ट की समझ को प्रोत्साहित करने के लिए यह सुझाव दिया गया कि शिक्षक को जहां भी संभव हो परिभाषाओं के अध्यापन से बचना चाहिए। यस, देखो, अगर मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ना तो मैं डेफिनेशन देने से बचूंगी। डेफिनेशन का मतलब क्या है भाई? आप तो रटवा रहे हो सीधे, बल क्या है रट लो, ऊर्जा क्या है रट लो। पहले मैं उसके कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी, ठीक है ना, कि बल किस तरीके से काम करता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये मैं इससे बचूंगी। साथ में एक कॉन्सेप्ट की समझ को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को चिंतन के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न, मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूंगी ना कि बच्चे वो सोचें, मजबूर हो जाएं सोचने पे, ना कि उनसे बोल दूं कि अच्छा ये बताओ ये कब हुआ था, हमारा भारत कब आज़ाद हुआ। क्या सोचेगा बच्चा इसमें, बताओ? तो सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा? दोनों ही हैं। 48 का आपका तीसरा। 49 देखो, लिंग बोध मतलब आपको पता ही है, जेंडर एवं व्यवहार के संदर्भ में विद्यार्थियों में रूढ़िबद्ध जो स्टीरियोटाइप की जो सोच होती है ना, उसको चुनौती देने के लिए इसमें से बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? देखो, हमको चैलेंज करना है, ना कि हमको प्रमोट करना है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो कि चैलेंज करे। लड़कियां रोती हैं, ये चैलेंज कर रहा है। ऐसा तो लोग बोलते ही हैं कि लड़कियां रोती ही हैं, लड़के नहीं रोते हैं। ये भी, लड़के भी रोते हैं, बट ये ऐसा बना दिया गया कि देखो तुम लड़के हो, रो नहीं सकते हो। लड़कियां जोर से हंसती हैं, लड़के नटखट होते हैं। बताइए बताइए। गर्ल्स लाफ लाउड। देखो, कई बार आपने देखा होगा ना, लोग बोलते हैं कि अरे इतना तेज तेज मत हंसो भाई, तुम लड़की हो, क्या लोग सोचेंगे। सौम्य होना चाहिए, नेचर तुम्हारा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तुम ज़्यादा तेज नहीं बोल सकती, ऊंची आवाज़ में नहीं बोल सकती, ज़्यादा तेज नहीं हंस सकती। तो ये चुनौती दे रहा है। थर्ड ऑप्शन, हंस सकती हैं भाई, क्यों नहीं हंस सकती हैं। तो तीसरा हो गया। 50 क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है, निम्न प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग मैंने 1000 बार समझाया है आपको, जहां पर आपको सोचना पड़े, सेंट्रलाइज ना हो, इस कौशल को बढ़ावा देता है। इंग्लिश में भी वही चीज लिखा हुआ है, क्रिटिकल थिंकिंग। तो 50 क्वेश्चन हो गए टोटल। तो मौर्य वंश के पतन के क्या कारण थे? रीजन फाइंड करना है, ऑब्वियस सी बात है होगा। कौन सी सामाजिक बुराइयां थी जिन्होंने अतीत में भारतीय महिलाओं की प्रतिष्ठा को धूमिल किया? ये भी होगा, डेफिनेटली होगा। एंड द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, देखो ये कहीं पर भी रीजन लिखा हुआ है ना, वो क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़ा होता है। किर्थर और सुलेमान वन किस देश में स्थित हैं? अब बताओ, बता दोगे भाई दो नाम और उनका कुछ प्रसिद्धि। यहाँ पर कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आई है, तो डी खत्म, ए बी एंड सी। 51 देखिए, भूगोल में यात्रा पद्धति अध्यापन के किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रेक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, एक बार इसका मैं आपको इंग्लिश भी दिखाना चाहूंगी। जो फील्ड विजिट है, देखो इंग्लिश वाला, हिंदी कितना टफ लिखा था। फील्ड विजिट एज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी क्लास बेस्ड, किस टीचिंग पे है? ऑब्जर्वेशन। आप फील्ड विजिट करते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो, आपको ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिलता है। आप अपनी आंखों से देखते हो, ना कि एक्सपीरियंस लर्निंग, ना कोई सिंथेसिस, ना कोई रेनफोर्समेंट। सिंपल सी बात है, फील्ड विजिट का मतलब ही होता है ऑब्जर्वेशन करना। इंग्लिश आसान था, हिंदी बहुत टफ लिखा है, प्रेक्षण। 52 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जब सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियां स्थानीय विषय वस्तुओं को समाविष्ट करती हैं तो वे शिक्षकों के लिए कक्षा में स्थानीय संसाधनों के उपयोग हेतु अपॉर्चुनिटी देती हैं। सही है। भिन्न भिन्न क्षेत्र हो गया, सामाजिक समूह से जो आने वाले लोग हैं वो सामाजिक विज्ञान से तभी जुड़ते हैं जब स्थानीय क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तुओं को जगह मिलती है। यस, जब जो स्थानीय क्षेत्र से रिलेटेड किसी चीज़ को जगह मिलेगी तभी तो वो जुड़ेंगे सामाजिक विज्ञान से। तो ये तो दोनों की दोनों बातें सही हैं, पहला सही है इसमें।
53 आप देख सकते हो पेडागोजी में केवल और केवल ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, तब से देखो कितने सारे कर लिए हमने। 53 देखिए, सामाजिक विज्ञान की सीमाओं को तोड़ना और उपागमों के अनिकत्व का उपयोग थीमेटिक सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या को विकसित करने में सहायता करता है। यस, एंड इसका रीज़न भी दिखा है। देखो ये जो थीमेटिक होता है ना, ये क्या करता है, जो बहुत सारे लिमिटेशन है उनको तोड़ने में, उनके उपयोग में, इन सभी में हेल्प करता है। और ये थीमेटिक उपागम होता है ना, विद्यार्थियों की सामाजिक मामलों को बेहतर रूप से समझने में हेल्प करता है। तो रीज़न भी इसने एकदम सही दिया है, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ। ठीक है, चलो 54 देख लेते हैं। हाँ, समाज विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में चित्र जो फोटो लगे होते हैं ना, वो क्यों महत्वपूर्ण है। और ये हमने कई बार किया है कि जब बच्चे फोटो देखते हैं तो इमेजिन करने लगते हैं। आपने भी देखा होगा, आपने बचपन में भी फील किया होगा कि हम उनसे जुड़ जाते हैं फोटोज़ देख के, कि अच्छा, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई है खाना बना रही है, 4-5 लोग बैठे हुए, तो हम इमेजिन करने लगते हैं, बच्चे भी उससे जुड़ने लगते हैं। और वो तो बी तो होगा ही, हर हाल में होगा। हम उसको बुक्स को केवल आकर्षक मनोहर दिखाने के लिए ऐसा नहीं करते हैं, तो ए नहीं हो सकता है, तो आप ए को बिल्कुल भी खत्म कर दें। वे विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं कि वे आसानी से पाठ्य पुस्तक में दिए गए सामग्री पर काम कर सकते हैं। और एक सी लिखा हुआ है कि वे स्वतः स्पष्ट हैं, अतः शिक्षण भार को कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर केवल बी एंड सी होगा, क्योंकि फोटोज बनाने का मतलब ही सिर्फ ये है कि फोटो से ही सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है, तो करिकुलम बर्डन भी कम हो जाता है। आपने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक्स को आप देखना, लिखने से ज़्यादा तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स लिख के फोटोज़ बने होते हैं, बच्चे खुद से भी कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। तो बी एंड सी। हम इसलिए नहीं कि बच्चे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अपना काम कर सकें, इसलिए नहीं। दूसरा 55 देखिए, तो 55 हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन समाज विज्ञान में प्रोजेक्ट करने को श्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। मतलब प्रोजेक्ट वर्क की सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसमें क्या आपको लग रही है। सबसे पहले तो ये बच्चों की स्वतंत्र सोच, मान लो मैंने आपको कोई काम दिया तो आप अपनी सोच से काम करेंगे ना, आप उसको डेवलप कर पाएंगे। हम इसमें बच्चों की पठन कौशल को भी विकसित करा सकते हैं। छात्रों को अपना खुद का तर्क निर्माण करने में भी स्वतंत्रता मिलती है। ये शिक्षक को पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों पर केंद्रित करने में मदद करता है, क्योंकि छात्र कुछ विषय वस्तु प्रोजेक्ट के जरिए समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए कि मतलब इस पर केंद्रित कर दो और इसके जरिए हम इसको समाप्त कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बी सी डी 4 ऑप्शन विल बी राइट। 56 देखिए, निम्न में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों की संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट जो उनका है ना, संप्रत्यय अवधारणात्मक समझ, एक बार मैं इंग्लिश में दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इसकी बात हो रही है, बेहतर हो सकती है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब इन चारों में से किससे हम बच्चों का जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसका आकलन करते हैं। तो संसाधन क्या है, कॉन्सेप्चुअल का मतलब उसके बारे में बच्चे के अंदर समझ हो, और अगर इसको पता है तभी जाकर वो संसाधन का वर्गीकरण कर पाएगा। तो यस, ये हो गया। वे सामाजिक बुराइयां कौन थी जिन्होंने भूतकाल में भारतीय महिलाओं का स्तर गिरा दिया था, ये भी है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सार्वभौमिकता की प्रकृति एवं प्रभाव की व्याख्या करो, ये भी है। वित्त कमीशन क्या है, राज्य वित्त कमीशन के कुछ मुख्य प्रकारों पर चर्चा करो। ये यहाँ से आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। तो ए सी एंड डी हमारा राइट आंसर है, तीसरा। ठीक है, चलिए 57 देखिए, निम्न में से कौन सा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। तो कक्षा में औपचारिक और अनौपचारिक अवलोकन करने पर यस हो सकता है। अधिगमकर्ता केंद्रीय विधियों को अपनाना, ये भी हो सकता है। परियोजना और जांच आधारित, मतलब जहां पर आप कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कर सकें, प्रोजेक्ट्स में भी हो सकता है। बट कलम, वो जो पेपर होता है ना, परीक्षाएं जो होती हैं
उससे थोड़ी ना हम कंटिन्यूस कंप्रीहेंस, वो तो एक दिन का है, तो अब उस दिन पता नहीं बच्चे का मूड कैसा है, उस क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। कई बार ऐसा होता है कि तबीयत भी खराब हो जाती है, और एक दिन की परीक्षा से आप कैसे बच्चों को इवैल्यूएट कर सकते हो। तो सी तो नहीं होगा, बाकी ए बी डी। तो ये हमारा 4 ऑप्शन। एक बार ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, औपचारिक का मतलब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशंस ये होते हैं। ये पेन पेपर टेस्ट से आप कभी भी सीसी नहीं कर सकते हो, कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। तो चलिए ये भी हो गया हमारा 57 का हमारा ए बी डी। तो ऑप्शन नंबर 4 58 58 देखिए, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने के लिए निम्न में से किसका अनुसरण करना चाहिए। तो संवैधानिक मूल्यों पर विचार करना ये भी है, बच्चे का सर्वांगीण जो विकास है, अन्वेषण के अवसर प्रदान करना। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर 4। बट विद्यार्थियों की समय निष्ठा ये नहीं है, ठीक है ना, समय निष्ठा वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी आप देख सकते हो, पंक्चुअलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये आरटी एक्ट 2009 में नहीं है, और वैसे भी ये मूल्यांकन प्रक्रम की बात कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें 4। 58 भी हो गया। 59 आप देख सकते हो, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, वाई इज और एनवायरमेंट चेंजिंग। तो ये प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का मापन करता है, बताइए। मैंने एक बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ हमारा जो पर्यावरण है ये बदल क्यों रहा है। तो बच्चे इस प्रश्न के उत्तर बहुत सारे आएंगे। तो क्या मैं ये सामान्यीकरण के लिए पूछूंगी, या निष्कर्ष निकालने के लिए, या फिर तर्क शक्ति के लिए, या फिर हाइपोथेसिस के लिए। ये ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग है। सिंपल सी बात है, मैं चाहती हूँ ना कि बच्चे इसका निष्कर्ष निकालें, क्योंकि कंक्लूजन तो निकलेगा ही ना। जैसे कोई चीज़ होती है, उसका कंक्लूजन क्या है। मैं आपसे कोई चीज़ पूछूं कि ये बताओ हमेशा ही जो इतने दंगे होते रहते हैं, तो आप उसके आंसर दोगे कि ये रीज़न है, फिर लास्ट में आप कंक्लूजन में पहुंचोगे कि इस वजह से ऐसा हो रहा है। सिंपल सी बात है, निष्कर्ष निकालने के लिए 59 का 3, और ये हमारा 60 पोर्टफोलियो। देख सकते हैं आप, विद्यार्थी जो पोर्टफोलियो का उपयोग मुख्यतः किस चीज़ के लिए करते हैं। मैंने आपको बताया है पोर्टफोलियो क्या होता है, स्टूडेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो किस चीज़ के लिए होता है, तो आपको पता है विद्यार्थी के साल भर के जो भी उसकी कमियां हैं, उसकी अच्छाइयां हैं, सब कुछ उसमें होता है। और देन आपका जो है इसमें एक विशेष, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, एक विशेष सत्र में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित अंकों का, जब मैंने बोला कि पोर्टफोलियो का मतलब ही होता है स्टूडेंट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, बच्चे की एक्टिविटीज़, किस में भाग लिया है, किस में नहीं लिया है, संस्थान के अंदर और बाहर जो एक्टिविटीज़ होती है ना एक्स्ट्रा करिकुलर, उसमें हम बच्चों की सहभागिता, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये होता है स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो और आर यूज्ड मेनली टू एक्सेस दिस थिंग्स। सो ऑप्शन नंबर 4 ए बी, तीनों के तीनों ही सही हैं, कुछ गलत तो है नहीं। सो ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, ए बी एंड सी। तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन कार्य किसने किया है, बताइए। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा ना अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑथर्ड बाय जेम्स मिल, सो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, एंड इसमें लिखा हुआ है कि जो अतीत को मतलब पास्ट को, अतीत को समझने हेतु प्राथमिक स्रोतों के स्थानों के संदर्भ में मिलान करो। जैसे कि पय्यमपल्ली है, कोल्डिवा है, दाउजली हेडिंग है, महागढ़ा, कि किस में क्या चीज़ें पाई जाती थी। तो इस तरीके से आपको इसका मिलान करना है। तो प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो पय्यमपल्ली था, यहाँ पर काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये सारी चीज़ें मिलती थी। तो ये एक जगह है, पय्यमपल्ली स्थान है, तो यहाँ इसका एक हमारा थर्ड हो जाएगा, तो हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बाकी है। और आपको पता है कि जो हमारा कोल्डिवा था, चावल और यहाँ पे जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, तो बी का आपका 4 हो जाएगा, तो हमारा ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर 1। और जो आपका दाउजली हेडिंग है सी, इसका आपका खरल और मूसल जेडाइट हो गया। और महागढ़ा आपका जो है चावल और मवेशी,
ये आपका 4 फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। और फरवरी में जितने भी एग्जाम्स हुए थे बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया था कंपेयर टू जो आपका जनवरी में और दिसंबर में हुआ था। तो इस तरीके से आपको ये पेपर जरूर करना है, पूरा करिएगा, पूरा 60 क्वेश्चंस, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई है ना, तो अगर रिपीट होता है तो आपका ही फायदा है, नुकसान नहीं है। तो हमारा इसका पहला हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए, और राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, ठीक है, और सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और हैप्पी होंगे। तो ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो ये जो वाक्य है, निम्न में से किस मध्यकालीन इतिहासकार ने लिखा है? और ये हमने पढ़ा था जब हम SST पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखी गई थी कि हर इंसान एक दूसरे पर डिपेंड है। राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं, किसान जो है उसके वेतन कहाँ से आएगा? किसान से। तो ये किसने कहा था? ये कहा था फ़कर ए मुदाबिर ने कहा था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब चौथा देखिए, मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुंबद का उपयोग दर्शाता है क्या चीज़? देखिए बांग्ला डोम जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? आप देख सकते होंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस खोद खोद के निकाला है ना एक एक लाइन से, कि पहली बार में आप सोचेंगे तो कहेंगे कि ये क्या है, कहाँ से पूछ लिया है। तो जो बांग्ला गुंबद है ना, इसका उपयोग दर्शाता है इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल स्टाइल ऑन मुगल और आर्किटेक्चर। तो इसका पहला हो जाएगा, ठीक है। मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुंबद का उपयोग दर्शाता है मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव। सो फर्स्ट नंबर हमारा सही है, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखिए, 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था, कहाँ पर? कोलकाता, गोवा या बंगाल या अहमदाबाद, कहाँ पे खोला गया था बताइए? तो जो सब पहला अंग्रेजी कारखाना था ना, वो खोला गया था हुगली नदी के किनारे। वेस्ट बंगाल में है हुगली नदी, आपको पता ही है। सो इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। याद रखना, विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है, तो सही चीज़ का चुनाव करना है। तो आपको पता है कि इन्होंने, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, जब ये रिपोर्ट जो इन्होंने तैयार किया था तो उसमें निकला कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएँ थीं, और ये पाठशालाएँ धनी लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। यहाँ लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी। ओके, तो A, B एंड D। यहाँ छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए केवल, ये जो इसने केवल लगा दिया है ना, इस वजह से ये गलत हो गया। तो टैग वर्ड्स आपके काम बहुत आने वाला है। तो A, B एंड D इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए ये हमारा 7 क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाद के समय में कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति क्यों दी गई? रीज़न बताइए। पहले लिखा है कि कुछ दुखी आदिवासियों की मदद करने के लिए, अच्छा, जो उनके प्रति वफादार थे। वन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय वनों का कुशल प्रबंधन और आग से उनका बचाव करने के लिए, असंतुष्ट आदिवासी समूहों के विद्रोह को दबाने और उन्हें शांत करने के लिए। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो औपनिवेशिक अधिकारी थे ना, बाद के समय में इन लोगों ने कुछ झूम किसानों को आरक्षित, जो कुछ आरक्षित वन थे, वहाँ पर भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति इसलिए दी थी ताकि ये सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर सकें। बस दैट्स इट, इतना ही मतलब था, वन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। तो हमारा तीसरा हो जाएगा B। 8वां क्वेश्चन आप देखिए, एजर्शन एंड रीजन। देखिए 2 कथन दिए गए हैं, लिखा हुआ है कि झूम खेती घुमंतु खेती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एकदम सही है। रीज़न लिखा है किस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती थी? नहीं,
ऐसा कुछ रीज़न नहीं था। ये क्या करते थे, एक जगह पे खेती करेंगे, फिर उस ज़मीन को छोड़ के दूसरे ज़मीन पे चले जाएंगे, ताकि क्योंकि अगर लगातार आप एक ज़मीन पे ही काम करेंगे तो धीरे धीरे ज़मीन जो है उपजाऊ नहीं रहेगी, बंजर हो जाएगी। तो रीज़न ये था, बड़े बड़े भूखंडों पर किया जाना ये इसका रीज़न नहीं था घुमंतु खेती का। तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। ए तो सही है परंतु बी गलत है, मतलब आर गलत है। 9 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए, सती प्रथा के बारे में सबने पढ़ा है ना, तो आपको सही चीज़ का चुनाव करना है। हमने देखा था कि राजा राम मोहन रॉय ने अपने लेखन के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, फिर उसके बाद से हाँ बी देखिए, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा को क्रिटिसाइज करते थे। उन्हें भी ये चीज़ सही नहीं लगती थी, उन्हें भी अंधविश्वास लगता था। ये भी सही है। और आपको पता है कि 1829 में विलियम बेंटिक के साथ सती प्रथा पर पाबंदी लगा दिया गया था, तो ये भी सही है। 1835 में नहीं, ये चीज़ गलत है। याद रखना, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी 1829 में, तो 35 तो वैसे भी गलत हो गया ना। तो ए बी सी सही है, तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किसने तर्क प्रस्तुत किया कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को सभी धर्मों से मुक्त करना होगा? बताइए, किसने ये तर्क प्रस्तुत किया था कि जितने भी धार्मिक अधिकारी हैं, सामाजिक विभाजन हो गया, असमानता हो गया, ये असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं और यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को सभी धर्मों से मुक्त करना होगा? तो भीमराव अंबेडकर मत कर देना, इसका राइट आंसर है ईवी रामास्वामी नाइकर। ठीक है, तीसरा सही होगा। इलेवन क्वेश्चन आप देख सकते हैं। रॉलेट एक्ट के बारे में पूछ रहा है और हमने रॉलेट एक्ट को डिटेल में पढ़ा है कि रॉलेट एक्ट ने क्या किया था, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था और पुलिस के अधिकारों को मजबूत किया था। ये बात सही है। मोहम्मद अली जिन्ना इस एक्ट का समर्थन किए थे? जी नहीं, गलत। जबकि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रॉलेट एक्ट के विरुद्ध थे, तभी रॉलेट जो सत्याग्रह है अंग्रेजों के विरुद्ध एक संपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बन सका। ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है केवल पहला, कि रॉलेट एक्ट ने क्या कर दिया था, हमारे फंडामेंटल राइट को ही कंट्रोल कर लिया था। अब साथ में जो पुलिस थे ना, उनके अधिकारों को मजबूत कर दिया, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ना काला कानून, क्योंकि आपसे बिना पूछे आपकी गलती है बट ये मतलब सीधे जेल में डाल देंगे बिना कोई कार्रवाई किए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड। केवल तीसरा, हाँ तीसरा है ना, तो केवल ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्न में से कौन सा बदलाव अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लेने के बाद किया था? बताइए, बदलाव की बात हो रही है। तो देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। तो यस, ये तो है। इन्होंने क्या किया, बिलीव कराने की कोशिश की कि देखो हम तुम्हारे भू क्षेत्र पे कब्जा नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो इन्होंने किया था। हिंदुओं की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, गलत। भूमि स्वामी और जमींदारों की रक्षा नहीं करने के लिए नीति बनाई गई, गलत। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों की अनदेखी करेंगे, ये भी गलत। आपसे क्या पूछ रहा है, बदलाव की बात हो रही है, तो यही एक बदलाव था, पहला। ये हमारा 13 क्वेश्चन है। निम्न स्थानों में से किस स्थान से महात्मा गांधी ने स्थानीय आंदोलनों में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की? Which one of the following places Mahatma Gandhi began his intervention in local movements? आप देख सकते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर लिखें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो वो था खेड़ा। ठीक है, यहाँ से जो है स्थानीय आंदोलनों में हस्तक्षेप करने की शुरुआत हो गई थी, खेड़ा सत्याग्रह, आपको पता ही है। सो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन, और ये मिलान करने वाला है। भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में आपको मिलान करना है। राज्य सूची, संघ सूची, मतलब कौन किसका हिस्सा है, समझ गए? चलो अब बताओ। तो देखो, आपको पता है कि जो हमारी राज्य सूची है उसमें हमारा पुलिस आते हैं, हर स्टेट की पुलिस अलग होती है, ये तो सभी को पता है ना।
यूपी की पुलिस, बिहार की पुलिस, आपका महाराष्ट्र की पुलिस, तो ये राज्य सूची में आता है। तो ए का होगा तीसरा। एलिमिनेट करो, मैंने हमेशा बोला है एलिमिनेट करिए। लो, कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप आंसर आ गया। और संघ सूची में आपको पता है क्या है हमारा, तो हमारा बी का हो जाएगा दूसरा। और शिक्षा आपको पता है समवर्ती सूची में है, राज्य भी और केंद्र भी इस पे कानून बना सकते हैं। तो समवर्ती सूची में तो हमारा एजुकेशन है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच आने वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? जो एरिया है ना, बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको पता है ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा है, एंड यहीं पर हमारा जो नॉर्थ आर्कटिक है। तो ये जो बीच का एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो हम इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। ठीक है, तीसरा, क्योंकि नॉर्थ में है तो साउथ तो वैसे भी नहीं हो सकता है, आपको पता है। टॉरिड जोन तो होगा नहीं, क्योंकि टॉरिड जोन हमारा इक्वेटर के पास होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब आपके पास दो बचा, फ्रीजिड जोन तो हमारा ऊपर होता है ना, ध्रुव के पास, तो नॉर्थ टेम्परेट जोन है ये, कि ये जो कर्क, ये है हमारा कर्क रेखा, इसके और इसके बीच का जो है ना एरिया, इसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। तीसरा, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। 16 देखिए, माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति को पहचानने की प्रक्रिया में मतलब चाहती है कि बच्चों को इंगेज करना चाहती है। तो निम्न में से किस जानकारी की उसे आवश्यकता होगी? ठीक है, इनमें से तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो, मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, वो ग्लोब के साथ मैं इनको इंगेज करूँ। तो मुझे सबसे पहले अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा हो ये चाहिए होगा ना मुझे ग्लोब पे, तभी तो मैं बच्चों को समझा पाऊंगी। साथ में देशांतर जिस पे पूर्व या पश्चिम लिखा हो, तो ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं। विषुवत वृत्त से दूरी, इक्वेटर से दूरी, ये हमारे काम आवश्यकता नहीं होगी हमें। ठीक है, हम बच्चों को ग्लोब के बारे में, ग्लोब पर किसी स्थान के बारे में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अक्षांश देशांतर तो पता होना चाहिए ना। तो ये दोनों तो नेसेसरी हैं। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दूसरा। चलिए 16 हो गया दूसरा। 17 देखिए, भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालय के खुलने का समय 9 है, और लखनऊ के समीप 81 डिग्री पूर्व देशांतर पर और कोहिमा के समीप 94 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो भाई ये सिंपल जोड़ घटाना करना है आपको। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पहला। ठीक है ना, 854 पूर्वाह्न और 946 पूर्वाह्न क्रमशः। तो पहला सही हो जाएगा। ये हमारा है 17। 18 क्वेश्चन देखिए, ए और आर को पढ़ो तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करो। ठीक है, देखो ए लिखा हुआ है कि जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। मतलब अंटार्कटिक जो सर्कल होता है और जो साउथ पोल होता है वो वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। साउथ पोल आपको पता है ना, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। तो ये तो एकदम बात सही है। मैंने आपको क्या बोला, सबसे ठंडा ही ये पोल पे होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ही होता है। ठीक है ना, फ्रीजिड जोन होता है ये, तो इसमें तो सच में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये तो हमारा सही है। उसके बाद से क्यों ठंडा होता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? आपको मैंने बताया ना, ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पे हमारा सन है। अब सन क्या है ना, यहाँ पर तो सीधे पड़ता है इक्वेटर के पास, बट ये जो पोल्स है ना, यहाँ पर तिरछी इसके जो है रेज जाती हैं। अब तिरछी किरणें होती हैं, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा उष्मा नहीं मिल पाता है, इसी वजह से ठंडा हो जाता है। तो वही चीज़ तो लिखी हुई है इसमें, एक्सप्लेनेशन भी सही है, व्याख्या भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। 18 का फर्स्ट। 19 और ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, बहुत डिटेल में बताया हुआ है मैंने। ऑक्सबोर जो लेक होती हैं आर फॉर्म ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ये जो चाप झील होती है ना, वो किस कारण की वजह से बनती है बताइए। देखो, चाप झील आपको पता है अपर्दन होता है, मिट्टी का अपर्दन होता है, उसकी वजह से जो अपर्दन होता है उसकी वजह से बनता है। देन आपका मतलब इरोजन बोलते हैं। देन आपका निक्षेपण की वजह से मतलब डिपोजिशन, एंड मैंड्रिंग, ऐसे लहराते बलखाते चलती हैं ना, फिर टूट जाती हैं, तो वहाँ से एक अलग से ऑक्सबो लेक बन जाता है, चाप झील बन जाता है। तो तीनों ही सही हैं, ए बी एंड सी।
चलिए 20 देखिए, निम्न में से कौन सा परपटी से क्रोड तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है, बताइए। तो ये है हमारा सियाल, सीमा एंड निफे, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक बार इंग्लिश भी देख लो क्या लिखा है, देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द क्रस्ट टू कोर, ठीक है ना, क्रस्ट टू कोर इन विच मिनरल्स आर, आपको पता है सियाल, सीमा एंड निफे, सो 20 का हमारा हो जाएगा दूसरा। 21 देखिए, वही सेम चीज, एजर्शन रीजन। देखो लिखा है कि इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, यस, ये दोनों ही सही है, मतलब आग्नेय और अवसादी इन दोनों के बारे में जो चीज़ें लिखा हुआ है कि ये कायंत्री सेल में चेंज हो जाते हैं, यस डेफिनेटली। और आपका जो मेटामॉर्फिक सेल होता है ना, ये उच्च ताप मतलब हाई प्रेशर, ग्रेट हीट एंड ग्रेट प्रेशर पे बनता है, तो ये बात भी सही है, तो व्याख्या भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ, ठीक है। चलो 22 देखो, जो स्विमर्स होते हैं तैराक मृत सागर में प्लव, मतलब डेड सी, मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको तैरना नहीं आता है आप डेड सी में जाइए, जो हम जिसे हम मृत सागर बोलते हैं, उसमें आप आराम से तैरेंगे, डूबेंगे नहीं आप। क्यों, आखिर में ऐसा क्यों है? नॉर्मल पानी में तो आप डूब सकते हो ना, क्योंकि जो डेंसिटी है ना वाटर का वो बहुत ज़्यादा हाई है, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉल्ट, उसमें इतना ज़्यादा नमक है कि वो उसकी सघनता जो है ना वो काफ़ी उच्च हो जाती है, तो बस इसका यही रीज़न है। 22 का दूसरा, और ये आसान सा क्वेश्चन है। 23 देखिए, महासागरीय जल के जो लगातार उठेगा और गिरेगा, उठेगा और गिरेगा, इसको क्या कहते हैं, बताइए। इसको कहते हैं वेव्स। ये देखिए एक तरीके से क्या बन रहा है, ये वेव्स ही तो बन रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, उठ रहा है गिर रहा है, ये वेव्स हैं, तरंगे हैं। 23 का तीसरा, चौबीस देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग अमेजोन बेसिन। हमने अमेजोन बेसिन के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, तो आपको काफ़ी मज़ा आता होगा, क्योंकि जब चीज़ें आती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यस वर्थ इट रहा एनसीईआरटी पढ़ना, और जब नहीं आता है तो इरिटेशन होती है कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया गया, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ा है आपने तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अमेजोन बेसिन के बारे में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की जलवायु जो है वो गर्म और नम होती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों समय समान रूप से मतलब गर्म और आर्द्र होता है। अमेजोन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है और दिन का तापमान उच्च होता है और रात के समय में तापमान बहुत कम हो जाता है। तो सभी सही हैं, तो हम 4 के साथ जाएंगे। चलिए 25 देखिए, निम्न में से कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? वनस्पति, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई। प्रभावित नहीं करता, याद रखिएगा, जो नेचुरल रिसोर्स है उसको वनस्पति क्यों प्रभावित करेगा? वनस्पति प्रभावित नहीं करते हैं, क्लाइमेट करता है, जो ऊंचाई है, जो भूभाग है वो करता है। सो नहीं करने में हमारा पहला हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख सकते हो आप, जो नेचुरल रिसोर्सेज है इसको क्या नहीं अफेक्ट करता है? वेजिटेशन। बाकी की सारी तीनों चीज़ें करेंगी। 26 देखिए, इसमें से आपसे पूछा है ना कि कौन सा सही सुमेलित है। ये देखिए, ये हमारा संसाधन है, ये संसाधनों के प्रकार हैं। तो खनिज, सड़क, कोयला। खनिज हमारा प्राकृतिक संसाधन है, यस। सड़क हमारा मानव निर्मित संसाधन है, मानव ही ने तो बनाया है। कोयला आपका नवीकरणीय संसाधन नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ए और बी सही है पहला। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, आप देख सकते हैं कोयला रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा इसको बनाने में ही। आप इसको रिन्यूएबल, तो ये थोड़ी ना है कि प्लास्टिक आपने फेंका दोबारा से हम उसे बॉटल बना लेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो ए और बी सही है, सी गलत है। चलिए 26 हो गया। 27, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन करो।
लिखा हुआ है कि कृषि जो है ना वो एक मूलभूत क्रिया है। मृदा की अनुकूल स्थिराकृति कृषि के लिए आवश्यक है। जी हाँ, तभी तो अच्छे से फसल होगा। उचित जलवायु भी जरूरी है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो भी नुकसान होता है। और जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। तो ये बात भी सही है। A, B, C एंड D सही है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए 28 आप देख सकते हो। दो कथन दिए गए हैं, आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। लिखा हुआ है कि विविधता मतलब डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करो, समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। जी हाँ, ये तो सही है। कारण इसने लिखा हुआ है कि एक भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकता आएगी और समानता सुनिश्चित होगी। एकदम गलत। मेरे क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आए हैं। खास तौर पे जब आप केवी वगैरह में टीचर होते हैं तो अलग अलग समाज के, अलग अलग धर्म के बच्चे आते हैं। उनकी लैंग्वेज अलग होती है, अलग अलग स्टेट से आते हैं, तो मुझे तो उनका रिस्पेक्ट करना है ना। मैं ये थोड़ी ना बोलूँगी कि तुम लोग हिंदी में बोलो तभी एकता आएगी। ये तो एकदम ही गलत हो गया। तो तीसरा सही है। देखो पैडागॉजी 20 नंबर की आती है ना, तो 20 में से 20 आपके हाथ में। अब देखो ना कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रिजुडाइज्ड स्टेटमेंट। पूर्वाग्रह से ग्रसित। पूर्वाग्रह का मतलब जिसकी सोच बहुत पिछड़ी हो, ठीक है, जिनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी, उनके मन में वही पुरानी ख्यालात चल रहे हैं कि अरे हमारे ज़माने में तो ऐसे हो जाता था, अरे हमारे ज़माने में तो हम लोग ऐसे ही पढ़ लिए हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि दिए से पढ़ लिए, वही ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। मतलब पहले की जो सोच बनी हुई है ना, वो आज की चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, वो इससे एकदम अज्ञात होते हैं। तो इसमें का उदाहरण क्या है? भारत की ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा है। क्या ये इसका एग्जाम्पल है? बिल्कुल भी गलत। खेती से जुड़ा है, ये प्रिजुडाइज कैसे हो गया? कटाई का मौसम भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार पैदा करता है, ये तो अच्छी चीज़ है। गांव से शहरों की तरफ पलायन एक वास्तविकता है, ये आपका ग्रसित कथन कहाँ से हो गया? पूर्वाग्रह से। ग्रामीण के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञात होते हैं। पीपल इन रूरल एरिया आर इग्नोर्ड अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और ये होता है प्रिजुडाइज। उन्हें पता ही नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है समाज में, तभी उनकी सोच भी पीछे रह जाती है, ठीक है, वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका 29 का 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। और देखिए, भारत के संविधान को एक जीवंत प्रपत्र के रूप में माना गया है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा इसको प्रमाणित नहीं करता है, मतलब गलत वाला बताना है। तो चलो पहला देखते हैं। भारत का संविधान आंशिक या काफ़ी लचीला है, फ्लेक्सिबल है और इसको संशोधित कर सकते हैं, हुआ भी है, आपको पता है, अलग अलग आर्टिकल भी जोड़े गए हैं। दूसरा है कि संविधान नहीं करने वाला आपको बताना है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्यायालय जाने की अनुमति देता है। जी हाँ, आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, अब जा सकते हो। तीसरा लिखा है, संविधान द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक आदर्श इसकी पुनर्व्याख्या में सहायता करते हैं। जी हाँ। एंड उसके बाद से लिखा है कि भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित था। ये नहीं है, प्रेरित नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इंस्पायर्ड बाय मेनी अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका गलत है। तो क्योंकि हमने इसको अपना जीवन प्रपत्र के रूप में माना है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत पूछा है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही तो सही होगा ना, नहीं पूछा है तो देखिए बेसिकली मैंने आपको अभी 30 क्वेश्चंस कराए हैं, और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं, थोड़े ही क्वेश्चंस बाकी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको आपको अलग क्लास में करा दूंगी। क्योंकि कल मैंने देखा आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप 1-1 घंटे का क्लास मत लो, आप एक दिन में 2-2 क्लास प्रोवाइड कर दो, आधे घंटे का। तो मैंने सोचा चलो आज ये ट्राई कर लेते हैं, अगर आप सभी को पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से वैसे ही हमारी क्लासेस होंगी। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आप जैसा कमेंट करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजेस करूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, वीडियोस को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर आपको ये भी ना पसंद आए तो वो भी बता देना। बाकी के जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसके आगे वाला पार्ट जरूर देखिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।